नेचर ने हमें एक्चुअली 4 फोर्सेस दी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट इज यस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। पॉजिटिव प्लस क्यू, नेगेटिव माइनस क्यू, इन दोनों को जब साथ में लेके आए थे तो आपने बोला था कि ये डाइपोल है, जिनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट ओ से लेके ये डिस्टेंस ए है और पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस ए है। 2a टोटल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। यहाँ अंदर कौन है? एयर है, तो एयर का परमिएबिलिटी, और यहां अंदर कौन है? मटेरियल, जिसका परमिएबिलिटी म्यू है, तो मटेरियल की परमिएबिलिटी खत्म। ये प्रूव किया हमने कि यहां जो रहेगा उसकी परमिएबिलिटी डाल दो। हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, आपका अपना फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। तो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बेटा जिंदगी? बहुत बढ़िया। चलिए, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 5th चैप्टर इन 12th NCERT सॉल्यूशन सीरीज। ये एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज है बेटा, जहां पे हम करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जी हाँ, हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने इतना प्यार, इतना अच्छा रिस्पांस दिया है इस सीरीज को। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं और कई बार तो मैं भावुक भी हो जाता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जैसा भी आपको सेशन लगता है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। और इसी तरह से हमने पहले 4 चैप्टर कंप्लीट किए और अब हम 5th चैप्टर पे आ चुके हैं। और जो बच्चे इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग के बारे में सीरीज नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट रिवीजन ऑफ द चैप्टर, क्योंकि यहां पे मैं आपको हर एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के हर सेशन के अंदर मैं आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा नहीं है, उसका एनालिसिस भी देता हूं। हर एक चैप्टर का मैंने आपको माइंड मैप भी दिया है। हर एक चैप्टर की आपको फॉर्मूला लिस्ट बनवाई है। जी हाँ, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आपको डिटेल फॉर्मूला लिस्ट बनवाई है। उसके आसपास जो कंसेप्ट आते हैं वो भी करा है। और उसके अलावा मैंने आपको हर चैप्टर के एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन भी करा है। सो हियर वी आर विद अनदर चैप्टर ऑफ 12th NCERT, which is मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप आज ऑलमोस्ट कुछ नया सीखने नहीं वाले। जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है उसको यहां पे लेके आएंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, एंड वी आर डन विद द चैप्टर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सारी चीजें यहां लेके आएंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से वाइंड अप कर देंगे आज। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपके लिए पहला चैप्टर भी हो जाएगा रिवाइज और ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट, है ना। बहुत अमेजिंग सीरीज रहने वाली है। और उसमें ये चैप्टर तो मेरा फेवरेट है। क्यों? छोटा सा चैप्टर है, मेजॉरिटी चीजें थियोरेटिकल है, बहुत ही कम इसमें से न्यूमेरिकल हो सकते हैं, और उसमें भी ये चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट इजी होते हैं। दिस इज वेरी इजी टॉपिक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन विथ द 5th चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसके हम सारे फॉर्मूलेज और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हियर वी गो फॉर द लास्ट 10 years एनालिसिस ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। इस चैप्टर में पिछले 10 साल में क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, आपके सामने यहां पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो भी बच्चा पहली बार इस सेशन को देख रहा है उनके लिए मैं बता दूं बेटा कि ये वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है पिछले 10 साल में। 2 सवाल, 4 सवाल, 6 सवाल, कितने सवाल आए, और ये एक्स एक्सिस पे वो टॉपिक नंबर है 5.2, 5.3। दिस आर द टॉपिक नंबर्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी ओपन करके उसमें देखोगे तो वहां पे ये आपको टॉपिक नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं टॉपिक नंबर 5.5 की, विच इज टॉपिक नंबर 5.5, जो आपकी बुक में टॉपिक है, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसमें ये अलग अलग कलर के जो बार है वो रिप्रेजेंट करते हैं ये एमसीक्यू, ये कलर रिप्रेजेंट करता है वेरी शॉर्ट आंसर, ये कलर रिप्रेजेंट करता है ऐसे 1 टाइप, ये कलर रिप्रेजेंट करता है ऐसे 2 टाइप, ये कलर रिप्रेजेंट करता है एलए टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें से, इस टॉपिक में से 5.5 टॉपिक में से आप देख सकते हो कि ये कलर विच रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, और यहां टोटल 4 एमसीक्यूज पूछे गए अभी तक में। समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल 4 एमसीक्यूज पिछले 10 साल में पूछे गए, और ये वाला कलर विच रिप्रेजेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर, तो पिछले 10 साल में इस 5.5 इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से 8 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं। समझ में आ गया?
8 वेरी शॉर्ट आंसर। इसी तरह से आप इस व्हाइट कलर को देखोगे तो व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स ऐसे वन टाइप क्वेश्चन। तो अभी तक में टोटल पिछले 10 साल में 2 ऐसे वन टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप ये ग्रे, थोड़ा ग्रेश जो कलर है, ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन देखोगे तो पिछले 10 साल में टोटल 3 ऐसे 2 टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप समझ रहे हो कि ये टॉपिक का वेटेज कितना है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है, और इसमें से बहुत इजी चीजें ही पूछी जाती है। सो नॉट टू वरी अबाउट, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। छोटा सा सेशन होगा, लेकिन कई सारे बच्चे सोचेंगे सर इसमें से इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछते, लेट्स स्किप इट। नहीं बेटा, ऐसी चीजों को स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपको शॉर्ट मार्क्स देती है। समझ में आ गया? इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछे जाने वाला ही है, 4 से 5 मार्क इसमें से आने ही वाला है। तो आप इसको स्किप नहीं करोगे, क्योंकि इसमें से बहुत आसान चीजें आएगी। आपको इस चैप्टर में कुछ नया सीखना भी नहीं है। इट इज वेरी इजी बेटा। ओके, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करना। आप ये एनालिसिस देख सकते हैं, और हम इसके बाद में मैं आपको इसके बाद में माइंड मैप भी देता हूं, और माइंड मैप के साथ में फिर मैं आपको सारे के सारे इस चैप्टर के फॉर्मूलाज बना के, और फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल थिंग। ओके, ये है आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज, व्हिच इज माइंड मैप ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें आप देखोगे सारे टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट हो, बार मैग्नेट हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो, या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ है। यू कैन मेक इट इन योर बुक। आप माइंड मैप या ऐसी कोई चीजें इसलिए बनाते हो बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के आपको देखो, अभी एक चैप्टर सीखने में आपको कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ सीखने में। ठीक है, एक चैप्टर सीखने में यूजुअली आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं कंटिन्यूअसली, अगर आप सीखोगे तो। आप विजेता सीरीज में भी जाके देखो, टीचर्स 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाते हैं, तब जाके टीचर्स 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाते हैं, तब जाके एक चैप्टर कंप्लीट होता है कि नहीं? तो 8 से 10 घंटे सिर्फ उस चैप्टर को सीखने के लगता है। अब बोर्ड एग्जाम के पहले आपको पूरा सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स रिवाइज करना है। आपके पास बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले टाइम नहीं रहेगा इतना, तो उस केस में काम आता है ये माइंड मैप। समझ में आ गया? एक पेज पे नजर डाली, सब कुछ चीज रीड कर लिया, पूरा दिमाग में आ जाएगा वापस सब कुछ। सो दिस इज वेयर इट इज यूज्ड। आप अगर सही तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ऊपर एनसीईआरटी कितना मेहरबान है, कितने सारे टॉपिक्स हटा दिए, कितने सारे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हटा दिए। तो एनसीईआरटी इज एक्चुअली इन योर फेवर, बोर्ड्स आर एक्चुअली इन योर फेवर, सीबीएसई इज इन योर फेवर बेटा। तो आपके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि चीजें बहुत आसान हो चुकी है। जब आपके लिए चीजें इतनी आसान हो चुकी है, और अगर आप अभी भी कंप्लेंट करते हो ना कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, फिजिक्स डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री बड़ा है, तो बेटा आपके लिए ना ये जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। ये पूरी लाइफ कितना बड़ा हमारे लिए एक पहाड़ है, उसमें से ये जो है ना 12th बोर्ड एग्जाम एक छोटा सा हिस्सा है। तो बेटा प्लीज इस बोर्ड एग्जाम को एक चैलेंज की तरह लो। जब आप इस बोर्ड एग्जाम को एक चैलेंज की तरह लोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ये तो मुश्किल था ही नहीं चढ़ना। सबकी लाइफ में आता है क्लास 12 का बोर्ड, मैंने भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, लाखों लोग, करोड़ों लोग देते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम्स। आपको ये नया नहीं हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्रेशर ज्यादा होता है। हां, मैं मानता हूं बोर्ड एग्जाम में प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन वही प्रेशर आपको मेंटली रेडी करता है। समझ में आ गया? एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड। एजुकेशन आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। आपको इससे स्ट्रेस हैंडल करना आता है, आपको इससे टाइम मैनेजमेंट आता है, आपको इससे चीजों को कैसे तरीके से समझ सकते हो वो आता है, आपको इससे चीजों को सीखना आता है। एंड वंस यू लर्न द टेक्निक ऑफ लर्निंग, once you understand the technique of learning, you become lifelong learner, and that is the goal of an education. आपको पढ़ाते क्यों आपके पेरेंट्स? इसलिए नहीं क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको काम आएगा लाइफ में। नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको जिंदगी में वापस बोलना भी नहीं पड़ेगा क्लास 12 के बाद शायद से, अनलेस एंड अनटिल आप साइंस की रिसर्च में जा रहे हो। लेकिन ये चीजें जो आप पढ़ रहे हो, ये आपको रेडी करती है दिमाग से। कोई ये कंसेप्ट आपको शायद फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम ना आए, लेकिन आपने जो ये पढ़ा, इसके पीछे जो मेहनत की, इसको सीखने के लिए जो आपने अलग अलग तरीका अपनाए, दिस मेक्स यू अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, एंड दैट इज द गोल ऑफ एन एजुकेशन। सो प्लीज इसे प्रोसेस की तरह देखो, ठीक है? ये प्रोसेस को एंजॉय करो। यू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अच्छी चीजें बोलोगे, आप अच्छे थॉट्स रखोगे, आप चीजों को जो भी आपके सामने आपको करना तो है ही 12th बोर्ड ना, क्यों ना आप उसे पॉजिटिवली करो कि आई एम गेटिंग टू गिव दिस बोर्ड एग्जाम्स।
मुझे वो चांस मिल रहा है, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। मैं जो भी मुझे करने मिलता है उसके लिए मुझे एक तरीके से खुश रहना चाहिए, मुझे उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। मैं चीजों को अरे यार ये भी करना पड़े, अरे ये भी, ऐसे नहीं देख सकते बेटा। आपको चीजों को हमेशा देखने का एक नजरिया ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप ऐसी माइंड मैप्स बनाया करिए, आप एक बहुत अच्छा फ्लो रखेंगे। आपको क्लास नोट्स बनाना, फॉर्मूला लिस्ट बनाना और माइंड मैप बनाना, ये तीन चीजें हर चैप्टर के लिए बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास नोट्स आपको उस चीज को डिटेल में समझा सकती है, माइंड मैप आपको थोड़ी देर में रिविजन दे सकता है, फॉर्मूला लिस्ट आपको सामने रहेगी तो न्यूमेरिकल्स इजीली आ सकता है, और फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज कर, फॉर्मूला लिस्ट और माइंड मैप आप एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है, एक ही चीज के अंदर, जैसे यहां पे हो रहा है। तो ये चीजें आपको बोर्ड एग्जाम के पहले वो पावर देती है कि आप बोर्ड एग्जाम के पहले जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाओ, वरना आप कभी रिवीजन कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी नोटबुक पे एक 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 पेज कैसे पलटोगे हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो कम ऑन, आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? हाउ द जोश? हाय सर, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास विथ द वेरी फर्स्ट थिंग, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूं, ये मैग्नेटिज्म में जो भी कुछ है उसके लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी चीजें करा के लाया हूं। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल के एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल के इक्वेटर पे, टॉर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, पोटेंशियल, ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे मैग्नेटिज्म में एंड बूम वी आर डन। समझ में आ गया? तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये जर्नी। कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। आप सभी को पता है कि हमारे पास में नेचर ने हमें एक्चुअली चार फोर्सेस दी है, और या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर ने हमें जो भी फोर्सेस दी है वो चार नेचुरल फंडामेंटल फोर्सेस है। सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर में ही दो आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट इज यस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम यहां पे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो ये दोनों फोर्सेस बहुत सिमिलर है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को रखने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, फील्ड ही फोर्स को डिफाइन कर सकती है। समझ में आ गया? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां एक्ट करेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्ट करेगी। इसी तरह से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो फील्ड के अंदर क्या होता है उसको हम इंटरैक्शन बिटवीन द फील्ड, वही फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इंटरैक्शन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहां पे वही इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी के साथ में मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? बताओ। चार्ज प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड, है ना? याद है कि नहीं? ये सब हमने पढ़ा हुआ है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड। हाँ कि ना? बोलो एवरीवन, रेडियली इनवर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड अंदर आती है। ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है कि भाई ये हमेशा कंटिन्यू, मतलब ये क्लोज लूप, इसमें क्लोज लूप होने की जरूरत नहीं है। ये इन्फिनिटी से आती है, यहां से जाएगी इन्फिनिटी तक, यहां से इन्फिनिटी से आएगी चार्ज तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल दोस थिंग्स हमने पढ़ा है, ये सब है कि नहीं? तो हम उसी के बारे में यहाँ हल्का सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जिस तरह से चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इसी तरह से मैग्नेट्स भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये है कि नहीं? स्कूल में हमने मैग्नेट के बारे में इतना तो पढ़ा हुआ था। अब आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जहां पे पॉजिटिव, ये एक होता है नॉर्थ पोल, जहां होता है बेटा एक नॉर्थ पोल, और एक दूसरा होता है साउथ पोल। मैं यहां बना देता हूं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो एक पोल है नॉर्थ पोल, दूसरा पोल है साउथ पोल। याद रहेगा बेटा, नॉर्थ पोल और क्या हो गया? साउथ पोल। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। तो नॉर्थ से आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखा सकते हैं। समझ में आ गया? और फिर वो लाइंस घूम के जाती है साउथ में, साउथ में ऐसे अंदर जाती है। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है? नॉर्थ से। कहां पे अंदर जाती है? साउथ में। कहां से निकलती है? पॉजिटिव से। कहां पे अंदर जाती है? नेगेटिव में। तो जैसे यहां पॉजिटिव है वैसे यहां नॉर्थ है, ऐसा मान लो।
जैसे यहाँ नेगेटिव है वैसे, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है वैसे यहाँ साउथ पोल है, और दो, एक पोल दो पोल दोनों मिलके डाइपोल बनते हैं। तो मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल में होता है, यूनिपोल इन मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। सिर्फ नॉर्थ नहीं हो सकता, सिर्फ साउथ नहीं हो सकता। इसी तरह से आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में अंदर घुसती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हमेशा डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाएगी तभी तो वो क्लोज होगी ना, पहले नॉर्थ से साउथ गई, फिर अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाना पड़ेगा ना, फिर वापस घूम के ऐसे आएगी। समझ में आ गया? तो वो बाहर का ही डायरेक्शन हम बात करते हैं जब हम बोलते हैं नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं। नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ से निकलेगी साउथ में अंदर घुस जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज आपको यहां पे भी याद रखना है कि ये है एक आपके पास में एक रिंग, जिसमें से अगर करंट फ्लो करता रहे, ठीक है, करंट अगर फ्लो करता रहे तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो होती है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वहां पे भी ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बनाता हूं मैं यहां थोड़ा सही तरीके से। करंट कैरिंग कॉइल जो होती है बेटा वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ कि ना? बोलो एवरीवन। अब यहाँ पे भी इस तरह से नॉर्थ से मैग्नेटिक, एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड निकलते तो हम उसे नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आती है ऑब्वियसली तो हम उसे साउथ पोल बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्थ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साउथ। ठीक है, इस चीज को भूलना मत। इसी तरह से एक रिंग के बाद रिंग, रिंग के बाद रिंग, रिंग के बाद ऐसा हो जाता है हमारा सोलेनॉइड। तो ये रिंग है, ये सोलेनॉइड है बेटा। सोलेनॉइड में भी इस तरह से, सोलेनॉइड में क्या होता है कि एक कॉइल है जिसमें से करंट आई जाएगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो कुछ ऐसी होती है। ये और ये मैग्नेटिक फील्ड एकदम सिमिलर है, देखो। तो बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सिमिलर बनती है। यहां पे भी नॉर्थ से साउथ जाती है, कहीं से निकलेगी ऐसे नॉर्थ से, जहां से निकलेगी वो लाइंस वहां नॉर्थ बोल देंगे हम, तो ये नॉर्थ बोला जाएगा। और जहां से वो अंदर चली जाएगी वहां हम बोल देंगे कि ये तो साउथ पोल है, तो ये साउथ हो गया। और सोलेनॉइड और बार मैग्नेट ऑलमोस्ट सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, इसीलिए जहां बार मैग्नेट नहीं यूज कर पाऊंगा सोलेनॉइड यूज करो, जहां सोलेनॉइड नहीं यूज कर पाऊंगा बार मैग्नेट यूज करो। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल चुका कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से डायरेक्शन में होती है। कम ऑन, नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले कोई चार्ज, जिस तरह से यहां चार्ज होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है जिसे हम क्यू से लिखते हैं, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेट कितना स्ट्रांग है उसे बताने के लिए होता है पोल स्ट्रेंथ। कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जितना स्ट्रांग चार्ज होगा, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जितना स्ट्रांग पोल होगा, और उस पोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए होता है पोल स्ट्रेंथ, जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल एम, पोल स्ट्रेंथ। और ये पोल स्ट्रेंथ जो है बेटा, उसका फॉर्मूला, अब वैसे इसके फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, पोल स्ट्रेंथ के फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इस पोल स्ट्रेंथ समझ गए ना, कैपिटल एम इज पोल स्ट्रेंथ, थोड़ी देर के लिए इतना याद रखो, आपको काम आएगा आगे। फिर जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, किधर डायरेक्शन में है, क्या है क्या नहीं, वो सब बताने के लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, किधर है, क्या है क्या नहीं, सब बताने के लिए होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसे हम बी बार से लिखते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार से रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बी बार से। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ये राइट में लिखाई जाती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ऐसे लिखोगे तो ऊपर लिखी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब यहां पे भी वैलिड होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बताया था ना, डॉट यानी कि क्या होता है, इनवर्ड होती है, और फिर क्रॉस यानी कि कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, और फिर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये सब तो बता ही सकते हैं, हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी किया था। तो राइट में लेफ्ट में इस तरह से सब आप मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शंस बता सकते हैं। ठीक है, वो तो कुछ है ही नहीं कंसर्न, तो मैं इसको यहाँ पे लिख के आपको ज्यादा बोर्ड में कंफ्यूजिंग चीजें नहीं डालना चाहूंगा। अब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इसका यूनिट क्या है बेटा, इसका यूनिट जो है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका जो यूनिट है वो होता है टेस्ला। टी लिखते हैं, या फिर आप चाहो तो उसे स्मॉल टी में टेस्ला लिख सकते हो। पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल, सिर्फ कैपिटल टी लिखोगे तो कैपिटल, मतलब सिर्फ एक लेटर लिखोगे तो कैपिटल में, याद रहेगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार और एरिया वेक्टर ए बार डॉट ए बार कर दोगे तो फ्लक्स बन जाता है, याद है कि नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उसमें अगर आपने कोई कर सर्कुलर एरिया रख दिया ऐसा, तो ये एरिया का एरिया वेक्टर इधर,
या एस बार वेक्टर बोल सकते हो, या तो ए बार बोलो या एस बार बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई बार डॉट एस बार हम याद रखते थे वहां पे सरफेस एरिया का एस बार, आप उस एस बार की जगह ए बार भी लिख सकते हो, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ई बार डॉट ए बार होता है, यहां देखिए नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार और ये ए बार, तो ई बार डॉट ए बार ये फ्लक्स होता था। इसी तरह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी फ्लक्स इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह से ये रिप्रेजेंट हुआ है, फ्लक्स का फाई यही सिंबल है। और ये फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला ई बार, जहां यहां ई है तो यहां वहां बी है तो बी बार, और जहां यहां एरिया वेक्टर तो यहां भी एरिया वेक्टर ही होगा, ए बार। समझ में आ गया? बाकी तो मैं आपको यहां सिंपल तरीके से समझा दूं, तो अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी बार ऐसे लिखी गई, और उसके अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसा एरिया है तो उस एरिया वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया, बी बार डॉट ए बार, यही होता है फ्लक्स। आप चाहिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आगे लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यहां पे भी बी ए कॉस थीटा, दैट इज द वे यू कैन राइट इट। आपको पता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला। अब दूसरा परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है। चार्ज ने बना दी, लेकिन वो चार्ज एयर में है, वाटर में है, कहां है, उस पर डिपेंड करता है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग बनेगी। उसको बताने के लिए होता है परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा? एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। फ्री स्पेस की, एयर की परमिटिविटी फ्री इस तरह एप्सिलॉन नॉट लिखी जाती है। नॉर्मल कोई भी मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन से लिखी जाती है। इसकी वैल्यू भी हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास परमिएबिलिटी होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है मीडियम, वो होता है परमिटिविटी। उसी तरह से वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को, ये फील्ड कितनी बनेगी वो मैग्नेट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वो कौन से मीडियम में वो मैग्नेट बैठा है, मैग्नेट एयर में है, वाटर में है, कहां है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए उसकी टर्म होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से नहीं, सॉरी म्यू नॉट से, है ना। ये देखो ना, ई जैसा दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा दिख रहा है, एम मैग्नेट जैसा दिख रहा है, देखो ये एम जैसा दिख रहा है ना, एम दिख रहा है, तो इसीलिए। बाकी ये दूसरी अल्फाबेट्स में इसी तरह से ये लेटर को रिप्रेजेंट किया था। ये ई का रिप्रेजेंटेशन है, ये एम का रिप्रेजेंटेशन, बाकी और कुछ नहीं है। ये परमिएबिलिटी जो होती है बेटा, उसका वैल्यू भी हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और इसका यूनिट कुछ भी है, इसका यूनिट क्या है बेटा, वो आप याद रखना चाहो तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये याद रख सकते हो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ये उसका यूनिट है। अब आप याद रखेंगे कि जिस तरह से इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स वाले में जहां जहां एप्सिलॉन नॉट था, यहां सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, जहां जहां, क्योंकि आप याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूजुअली डिनोमिनेटर में होता था, यहां वहां म्यू नॉट लिखा जाएगा। आप डिवाइड बाय 4 पाई कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां वहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। याद रखिए, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस चैप्टर में जहां जहां लिखते थे, वहां इस चैप्टर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। अरे 1 एप्सिलॉन नॉट को म्यू से रिप्लेस करो, डिवाइड बाय 4 पाई दोनों साइड है। तो ये जहां उस चैप्टर में कौन से वाले बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, उसी तरह यहां हर जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा। और जब जब आप ये लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मैंने बताई थी कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। और जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है उसकी वैल्यू भी आपको याद रहनी चाहिए, विच इज 4 पाई, सॉरी सीधा 10⁻⁻7। इसका यूनिट तो ऑब्वियसली यही है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितनी बार आपने इस चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, उतनी बार आप इस मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दोगे, ठीक है। कोई डाउट है? जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव माइनस क्यू, इन दोनों को जब साथ में लेके आए थे तो आपने बोला था कि ये डाइपोल है, जिनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट ओ से लेके ये डिस्टेंस ए है और पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस ए है। 2a टोटल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, है ना, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स विच इज डाइपोल। तो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 2a हो गया, a प्लस a 2a। अब आपको मैंने यहां पे याद करिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया था कि ये जो है हमारा डाइपोल है। इसी तरह से जो मैग्नेट होता है बेटा, मैग्नेट में भी
एक डाइपोल बनाते हैं। ऑब्वियस मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल के तरीके से ही रहता है, यानी कि हम यहां अगर नॉर्थ पोल बोले और यहां अगर साउथ पोल बोले तो ये रॉन्ग नहीं होगा। ये जैसे एक डाइपोल है उसी तरह से ये भी एक डाइपोल है, समझ में आ गया। और जिस तरह से यहां पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है वैसे ही यहां नॉर्थ पोल बिहेव करता है, जिस तरह से यहां नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है वैसे ही यहां साउथ पोल बिहेव करता है। आप चाहो तो यहां जैसे Q लिखा है ना, इसकी वैल्यू प्लस Q, इसकी वैल्यू माइनस Q, इस चार्ज की स्ट्रेंथ प्लस Q, इस चार्ज की स्ट्रेंथ माइनस Q, इसी तरह से आप पोल की स्ट्रेंथ को प्लस M माइनस M लिख सकते हो। समझ में आ गया? इस तरह से आप लिख सकते हैं। और याद रखिएगा ये आपको लिखने का तरीका एक मैग्नेट के डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल ये होता है जहां पे आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का ये डिस्टेंस लिखोगे और सेंटर पॉइंट को O बोलोगे। और आपको एक और बात बता दूं, सेंटर पॉइंट को आप O बोलते हो, सॉरी सेंटर पॉइंट O हो गया। अब इस पोल से यहां तक का डिस्टेंस, ये सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस L होता है, ठीक है। सेंटर से इस पोल तक का डिस्टेंस L होता है और ये सेंटर से इस पोल तक का डिस्टेंस भी L होता है। समझ में आ गया? वो सेंटर तक का डिस्टेंस भी L होता है, ठीक है। सेंटर से इस पोल तक का डिस्टेंस भी L, सेंटर से उस पोल तक का डिस्टेंस भी L। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2L। यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 2A। तो यहां डाइपोल का डिस्टेंस, यहां डाइपोल का डिस्टेंस 2A, यहां डाइपोल का डिस्टेंस 2L। समझ में आ गया? अब आपके लिए फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का। आप सभी को याद आ जाना चाहिए तुरंत। डाइपोल मोमेंट को हम लिखते थे P बार से, याद करिए P बार से, जिसका वैल्यू होता था Q इंटू 2A। Q क्या है? कोई भी एक चार्ज का स्ट्रेंथ है ना, विच इज Q, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पोल डाइपोल 2A। इसी तरह से डाइपोल मोमेंट यहां भी होता है जिसे हम स्मॉल m बार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m बार इज रिप्रेजेंटिंग डाइपोल मोमेंट। जिस तरह से यहां P बार लिखा है यहां m बार लिखा, और जैसे यहां चार्ज रिप्रेजेंट करता है कितना चार्ज स्ट्रांग है, जैसे ये प्लस Q रिप्रेजेंट करता है वो कितना स्ट्रांग है, ये माइनस Q रिप्रेजेंट करता है वो कितना स्ट्रांग है। समझ में आ गया? इसी तरह यहां मैग्नेट में नॉर्थ पोल पे लिखता है प्लस M और साउथ पोल पे लिखा जाता है प्लस M लिखा जाता, सॉरी मैं यहां पे एक काम करता हूं, कलर बदल देता हूं। तो नॉर्थ पोल पे लिखा जाता है प्लस M और साउथ पोल पे लिखा जाता है माइनस M। ये समझ में आ गया कि नहीं? इसी को आप याद रखेंगे कि जैसे ये चार्ज कितना स्ट्रांग है, प्लस Q से रिप्रेजेंट होगा। ये चार्ज कितना स्ट्रांग है, माइनस Q से। ये पोल कितना स्ट्रांग है, प्लस M से। ये पोल कितना स्ट्रांग है, माइनस M से। तो जिस तरह यहां चार्ज होता है डाइपोल मोमेंट में, जैसे ये फॉर्मूला में चार्ज है, यहां चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ है, तो हम लिखेंगे कैपिटल M। समझ में आ गया? जिस चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, पोल स्ट्रेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ अभी आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं पढ़ाते, इसलिए मैं उसको पढ़ाने के बाद ये फॉर्मूला बनाने में यूज कर रहा हूं, ठीक है। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। तो यहां डाइपोल और डाइपोल के, यहां डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L ना, L प्लस L 2L। तो यहां लिखा जाएगा 2L। अब आपको पता है कि ये जो है ना हमारा P बार, वो एक वेक्टर, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो यहां भी फिक्स है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। नेगेटिव किसको बोला जा रहा है? नेगेटिव बोला जाता है हमारे लिए, कम ऑन, नेगेटिव किसको बोला जाता है? ये साउथ पोल को बोला जाता है। तो फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल m बार से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कि ना? कम ऑन एवरीवन। तो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, स्मॉल m बार। तो जिस तरह यहां P बार का यूनिट वेक्टर हम P कैप ले लेते थे, उस तरह से यहां M इंटू 2L, ये फॉर्मूला हमने कन्वर्ट कर लिया। P बार की जहां जहां वहां डाइपोल मोमेंट P बार था, वहां डाइपोल मोमेंट यहां स्मॉल m बार होगा। जहां चार्ज होता था वहां हमारा आएगा पोल स्ट्रेंथ M। और जैसे ही यहां 2A होता था, यहां 2L। और जैसे ये डायरेक्शन था ना फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का, यहां वो डायरेक्शन लिया जाता है स्मॉल m कैप से, विच इज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। याद रखिए इस चीज को। और आप याद करिए, हमने डेरिवेशन की थी, बड़ी बड़ी डेरिवेशन की थी। उन डेरिवेशंस में हमने पता किया था कि ये डाइपोल के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो ना, ये डाइपोल के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p स्क्वायर अपॉन r क्यूब। याद करिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फॉर द एक्सिस। जिस तरह से ये डाइपोल का एक एक्सिस है, उसी तरह से आपको ये मैग्नेट का भी ये एक्सिस मिलेगा। ये मैग्नेट का एक्सिस है,
समझ में आ गया? ये मैग्नेट का एक्सिस हो गया। इस मैग्नेट के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे, इस मैग्नेट के एक्सिस पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, कोई भी पॉइंट पे डाइपोल के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो ई ऑन एक्सिस की वैल्यू इतनी आती थी। तो इसी तरह डाइपोल के एक्सिस पे, ये मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है वो आपको यहां लिख के दी है। वो कितनी आएगी? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज म्यू नॉट बाय आर। तो यहां आएगा म्यू नॉट बाय आर सबसे पहले, सॉरी म्यू नॉट बाय 4 पाई आएगा सबसे पहले। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये आपने इस फॉर्मूले में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को कन्वर्ट कर दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई से। 2 का 2 पी स्क्वायर, पी कौन है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट यहां पी होता है तो यहां डाइपोल मूवमेंट एम बार होता है, जिसको हम एम बार, यहां पी स्क्वायर है तो यहां एम स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं होता ना ये यार, यहां मैंने लिखने में मिस्टेक की है, पी होता है 2p बाय आर क्यूब होता है, यहां 2m बाय आर क्यूब होगा। नीचे आर है तो नीचे आर, क्यूब है तो क्यूब, सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? एक्सिस पे। अब आप इस डाइपोल के इक्वेटर पे आओ। नाउ लेट्स कम ऑन द डाइपोल के इक्वेटर। ये डाइपोल है, उसका ये इक्वेटर बनता है, पता है ना, ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर के कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर चाहिए तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर के लिए भी फॉर्मूला लिखते थे, याद आ रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कम ऑन, पी बाय आर क्यूब। तो यहां भी ये जो हमारा डाइपोल है, उस डाइपोल का ये लाइन जो है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये इक्वेटर पे अगर कोई भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस इक्वेटर के कोई भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। तो यहां एम अपॉन आर क्यूब का आर क्यूब, खत्म फॉर्मूला। समझा कि नहीं? आर क्यूब की जगह आर क्यूब। अब इसमें खास बात पता है क्या है कि ये सेंटर से लेकर सारे ये डिस्टेंस आर होता है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर लिया जाता है। यानी कि डाइपोल में सारा ये जो आर 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 लिख रहे ना, वो इस सेंटर से मेजर किया, सेंटर से इस पॉइंट तक डिस्टेंस आर, सेंटर से ये एक्सिस के पॉइंट तक डिस्टेंस आर। तो आपको याद रखना है कि आर डिस्टेंस कौन सा है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। याद रहेगा कि नहीं? कम ऑन एवरीवन। यहां पे भी ये जो आर ले रहा हूं ना, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सेंटर से पॉइंट डिस्टेंस आर लोगे, और ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहां से सेंटर से डिस्टेंस आर लोगे। समझ में आ गया? इसको नहीं भूलना बेटा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा सिर्फ। अब चीजें और आसान हो गई। टॉर्क, टाउ बार लिखते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, टाउ बार वो होता था डाइपोल मूवमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां टॉर्क, डाइपोल मूवमेंट की जगह यहां डाइपोल मूवमेंट एम बार, क्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी बार। इसी तरह से यहां वर्क है, अच्छा इसको आप पीई साइन थीटा भी लिख सकते हो, है कि नहीं? आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा पीई साइन थीटा, और यहां टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा होगा। इसी तरह से यहां वर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? वर्क पोटेंशियल एनर्जी में हमने पोटेंशियल सेकंड चैप्टर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ये सब पढ़ा है ना। तो इसी तरह ये पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां भी वैलिड होता है, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहां होता था यही दो टर्म, लेकिन बीच में डॉट प्रोडक्ट पी बार डॉट ई बार, जिसे आप जाके लिख सकते हो पीई कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो पीई कॉस थीटा लिख सकते हो। यहां जहां जहां इस जगह पे जहां जहां यहां पी बार डॉट ई बार होता है, पी की जगह पे यहां आता है स्मॉल एम, और ई की जगह पे यहां आता है बी। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जीज, बोलो स्मॉल एम बार डॉट बी बार, जिसको आप लिख सकते हो एम बी कॉस थीटा। और अगर आपको पूछा जाए कि पहले एंगल इतना है बाद में एंगल इतना है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ या वर्क डन कितना हुआ, तो आप एम बी कॉस थीटा
2 माइनस कॉस थीटा 1 लिख सकते हो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, बस इतना सही है। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये समझ गया ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर भी रिवाइज हो गया और ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी रिवाइज हो गया, खत्म। अब आपको एक नया चैप्टर नहीं सीख रहे हो, आप उस चैप्टर से रिलेट कर रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं? कम ऑन एवरीवन, याद करिए पिछले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक क्या नाम है उस चैप्टर का, मूविंग कॉइल एंड चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें याद करिए हमने देखा था कि जिस तरह से यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था गॉस लॉ, वहां होता था एम्पियर्स लॉ। याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला बार मैग्नेट के लिए, ये फॉर्मूला बार मैग्नेट के लिए आपको चाहिए तो यहां कैपिटल, ये जो स्मॉल एम है ना, उसकी वैल्यू फॉर सोलेनॉइड भी याद रख सकते हो। स्मॉल एम फॉर सोलेनॉइड क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में किया है, करंट इनटू एरिया वेक्टर। स्मॉल एम क्या है? डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट फॉर सोलेनॉइड या फिर कॉइल, उसके लिए होता है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वही होता है एम बार का वेक्टर। आप यहां एम बार की जगह वो वैल्यू रख सकते हो, और इधर एम बार की जगह वो वैल्यू, एम की जगह ये वैल्यू, और फिर यहां एम की जगह ये वैल्यू, और यहां एम की जगह ये वैल्यू आई ए, और यहां भी एम की जगह ये वैल्यू आई ए। ये एक कॉइल होती है तो आप स्मॉल एम इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हो, लेकिन अगर एन कॉइल है तो एन आई ए लिखना पड़ेगा आपको, स्मॉल एन इंटू आई ए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां पे स्मॉल एन होता है ना, ये समझ में आ गया? सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन वाला होगा, कैपिटल एन कोई भी सोलेनॉइड के लिए कैपिटल एन आई इंटू कैपिटल ए बार, ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ स्मॉल एम की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसमें इसमें इसमें, तो आपको यही जो फॉर्मूला मैंने बार मैग्नेट के लिए कराया वो सॉलिड, ये कॉइल के लिए और सोलेनॉइड सबके लिए वैलिड हो जाएंगे। सिंपल इज दैट, समझ में आ गया? तो फॉर्मूले अलग नहीं हो गए, एम स्मॉल एम की वैल्यू बदलती जाएगी। बार मैग्नेट के लिए स्मॉल एम की वैल्यू एम इंटू टू एल है ना, स्मॉल एम की मैग्नीट्यूड कितनी है? एम इंटू टू एल। कॉइल के लिए आई ए, सोलेनॉइड के लिए एन आई ए, खत्म। ये रखते जाओ स्मॉल एन की जगह, खत्म। इसी तरह से होगा ये, आई होप आपको याद रहेगा। जिसको भी एक्चुअली में ये समझ चुका है ना, स्मॉल एम की वैल्यू होगी स्मॉल कैपिटल एम इंटू टू एल। एक्चुअली ये आपको फॉर्मूले के ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, ये वाला स्मॉल एम इंटू टू एल कहां से आया, क्योंकि ये आपके सिलेबस से भी हटा दिया है। बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मेरी खुशी के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाओ चीजें। आई होप कि आपको समझा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, इसीलिए एनालॉजी है ये दोनों के बीच की, समझ गए? अब हम बात करते हैं आगे। ये देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल, ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव साइड है ना, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, वो प्लस डाइपोल, प्लस पोल स्ट्रेंथ, ये माइनस पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ साउथ से नॉर्थ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है प्लस से, फिर जाती है माइनस में, फिर प्लस से निकल के माइनस में जाती है। यहाँ नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जाती है नॉर्थ से निकल के साउथ में। इसी तरह से सब कुछ रिलेटेड है। इसमें जो फॉर्मूला बनाया वो मैंने आपको बताया, इसमें जो फॉर्मूला बताया वो मैंने आपको बताया, दे आर वेरी सिमिलर इन रियलिटी। ओके, चलिए अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमारे पास में इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि डाया, पैरा, फेरो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल कोई ऐसा मटेरियल है जो आप मैग्नेट के उल्टा विपरीत बिहेव करता है। आप याद करो, आपके लिए नॉर्मल मैग्नेट कैसा है? जहां पे नॉर्मल मैग्नेट में जिस डायरेक्शन, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग वहां वो मैग्नेट भाग जाएगा, है ना। नॉर्मल मैग्नेट ये होता है, जहां आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड रखिए, वो अपने आप नॉर्थ से साउथ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसा नॉर्मल मैग्नेट होता है। एग्जैक्टली वैसा पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है, और उसका विपरीत, उसका उल्टा डायामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा कि अगर आप बोलोगे कि ये यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल जाएगा वीक के पास में, स्ट्रॉन्ग के पास में नहीं जाएगा, मैग्नेट से दूर भागेगा। समझ में आ गया? लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, यहां स्ट्रॉन्ग, और यहां कहीं वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर बीच में मैं कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रखना चाहता हूं, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो वीक के बाजू चला जाएगा।
और अगर यही मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो स्ट्रॉन्ग के बाजू शिफ्ट होगा, जो कि मैग्नेट की तरफ जाएगा, मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा। और अगर यही ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो और स्ट्रांगली यहां जाएगा। यानी कि पैरा और फेरो तो सेम ही है, बस डायमैग्नेटिक एग्जैक्टली अपोजिट है। एक बार सवाल आया था महाराष्ट्र के बोर्ड एग्जाम में, बोला था कि एक पानी ऐसे, पानी की धार ऐसे बह रही है, आप यहां पे मैग्नेट लेके आओगे तो ये पानी की धार ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे ही बीच में से जाएगी। तो सिंपल सा आंसर है वाटर इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल है वाटर। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि मैग्नेट नजदीक लेके जाओगे तो ये पानी की जो धार है वो ऐसे साइड में शिफ्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। समझ में आया, दूर होता है पानी इससे। ऑब्वियसली अब लार्ज वाटर गिर रहा है तो उसमें मैग्नेट भी उतना स्ट्रांग चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए। बाकी कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपके बुक में से आपको रीड करना पड़ेगा अबाउट दिस थियोरी। ओके, ससेप्टिबिलिटी एक होती है टर्म, ससेप्टिबिलिटी। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है, मैं आपको सारी टर्म्स बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास में दो चीज होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं मटेरियल। तो जब कोई मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल भी मैग्नेट जैसा बनने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन होना, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना उसमें। ये खुद भी मटेरियल मैग्नेट जैसा बनने की कोशिश करेगा। इसमें जो डाइपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन एटम में घूमता है और इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास मूव करता है। तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन इज मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। याद करिए, तो एवरी एटम इज मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट। यहां से हर मटेरियल दुनिया का मैग्नेटिक बना, लेकिन हर किसी में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो उसका रीजन भी ये है कि कोई कोई मटेरियल जो होता है उसमें जितना नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा उतने साउथ के डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। कोई कोई मटेरियल में नॉर्थ ज्यादा रहेगा, कोई कोई मटेरियल साउथ कम रहेगा, तो उसकी वजह से वो कुछ मैग्नेट की तरह बिहेव कर पाता है। समझ में आ गया? ये थोड़ा बहुत थियोरी है, आपको बुक में पढ़ना चाहिए बेटा, काम आएगा। अब ये मटेरियल भी खुद मैग्नेट बनने की ट्राई करता है, तो उसके डाइपोल मूवमेंट हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होने की ट्राई करता है। अब आपको यहां एक दो टर्म है, एक है मैग्नेटाइजेशन। क्या है? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को मैं mz से रिप्रेजेंट करता हूं, आपको चाहिए तो आप इसे कैपिटल M बार से रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M बार, आपकी बुक में कैपिटल M बार लिखा है, वो होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये M बार जो है ना, स्मॉल M बार, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्मॉल m इज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और उसके ऊपर एरिया वेक्टर, उसके ऊपर बार, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। v लिखो खाली वॉल्यूम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये है आपका m बार विच इज मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? कोई डाउट है? आप चाहो तो इसके m नेट की जगह पे अभी स्मॉल m इंटू 2l अपॉन v लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें स्मॉल m की जगह i इंटू a अपॉन v लिख सकते हो। ये सब अलग अलग तरीके हैं लिखने के। ठीक है, आपको डिटेल में m नेट की, m की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो रख के आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा इसका यूनिट की बात करो, इसका यूनिट क्या होता है बेटा? वो होता है एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एज देयर इज अ बार, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट। और ये जो मैग्नेटाइजेशन है, ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल कितना कैपेबल है खुद मैग्नेट बनने के लिए। इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो वो मटेरियल खुद भी मैग्नेट बनने की ट्राई करेगा, लेकिन वो अलग अलग मटेरियल अलग अलग अमाउंट से ट्राई करेंगे ना, कौन सा मटेरियल कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये मैग्नेटाइजेशन, वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड टर्म है विच इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और हम इसे बुलाते हैं पहली टर्म
दूसरी टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऐसे लिखते हैं, आपकी बुक में ये टाइटल दिया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को आप एक्चुअली में लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका इसका रिप्रेजेंटेशन H है, ठीक है। इसको मैं और ऐसा लिख भी सकता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल रखा, मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो ये रहा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, उसकी भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो होता है वो ये H। और ये H की वैल्यू बहुत सिंपल है, H का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। और ये मैग्नेट ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, एक सोलेनॉइड होता है, याद करिए सोलेनॉइड के अंदर हम एक्चुअली में ऐसी स्ट्रेट लाइन वाली मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, सोलेनॉइड अपने अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, याद है कि नहीं याद है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनी ना, वो ये है, और फिर उसके बीच में हमने मटेरियल रखा है, समझ में आ गया। तो हम जब ये सिर्फ लाइन बना रहे हैं ना, तब हम ये सोलेनॉइड नहीं बना रहे, याद रहेगा। तो ये सोलेनॉइड ही अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, और वो सोलेनॉइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंड्यूस करता है वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है उसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये H से रिप्रेजेंट होती है, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और आप एक्चुअली H की वैल्यू में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, और I तो करंट है, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, N का यूनिट हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, और करंट का यूनिट एम्पियर, तो एम्पियर पर मीटर ही अभी भी यूनिट है इसका, इसका यूनिट अभी भी क्या है, एम्पियर पर मीटर, बेटा ग्रीन से ही लिखता हूं, यूनिट इज स्टिल एम्पियर पर मीटर। देखो दोनों सिमिलर टर्म्स है एग्जैक्टली, बट ये मटीरियल के बात कर रहा है और ये बात कर रहा है हमारे लिए, कम ऑन एवरीवन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, yes, this is the property of field। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है उसके बारे में आप याद करो। इसके पहले ना मैंने आपको यहां पे लिखाया नहीं, इसके पहले मैं आपको यहां पे लिखा सकता था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने इंडक्शन लिखा जानबूझ के, ताकि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि यहां इंटेंसिटी यूज हो रहा है वर्ड, बाकी मीनिंग सेम है। बी कब यूज करना है, एच कब यूज करना है, आपको फर्क पड़ेगा नहीं इतना ज्यादा, ठीक है, डोंट वरी। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी है, लेकिन उसके पहले एक थर्ड टर्म समझ लो। एक्चुअली इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है ना, वो है mz डिवाइडेड बाई h, या तो mz मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन mz लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे, कैपिटल M से आप कंफ्यूज ना हो, मैग्नेटाइजेशन mz, बाकी वो कैपिटल M बाहर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ज्यादा ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, हाँ कि ना। जितना ज्यादा ये मटेरियल मैग्नेट बनने की कोशिश करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये टर्म पे डिपेंड करता है। आप इन दोनों को प्रोपोर्शनैलिटी हटा दोगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हट के आ जाएगा mz इज इक्वल टू, एक टर्म आती है जिस टर्म को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ये खाई, इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। सॉरी ससेप्टिबिलिटी ये टर्म है, ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि mz अपॉन h हो जाता है ये, तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा mz अपॉन h। मैग्नेटाइजेशन का यूनिट एम्पियर मीटर, h का यूनिट एम्पियर मीटर, तो देयर इज नो यूनिट फॉर इट। ससेप्टिबिलिटी आपको बताती है अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई, नेगेटिव हुई यानी कि, तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, छोटी नेगेटिव वैल्यू। अगर 0 से छोटी वैल्यू मतलब 1 के आसपास हुई ये वैल्यू, है ना, पॉजिटिव हुई बट 1 के आसपास, 0 से 1 के बीच में छोटी वैल्यू, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेचर में, तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी टेल्स यू इट इज डायमैग्नेटिक, पॉजिटिव वैल्यू टेल्स यू इट इज पैरा और फेरो। उसकी वैल्यू को देखो, बड़ा नंबर है तो फेरो है सीधा, समझ में आ गया, याद रहेगा। अभी
आपको ससेप्टिबिलिटी के लिए भी एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये दो फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं, ये एक और ये एक, दोनों सेम ही तो है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक होता है परमिएबिलिटी, वो तो मैंने आपको सिखा ही दिया, परमिएबिलिटी। पर परमिएबिलिटी में आपको म्यू लिखने आना चाहिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी भी होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है बेटा? रिलेटिव, जैसे वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था के, यहां रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर। वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी मीडियम की किसी भी मटेरियल के अंदर कितना परमिएबिलिटी है वो, और एयर के अंदर कितना परमिएबिलिटी है वो, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो इन दोनों का रिलेटिव मिल जाएगा, ये एक दूसरे के कंपेयर में कितना है। समझ में आ गया? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज एक्चुअली रिलेटिव परमिएबिलिटी, याद रखिएगा। ये भी एक रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यहां सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, वो भी आप यहां से लिख सकते हो, क्योंकि बी की वैल्यू, सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है बताओ। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंडक्शन हुई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। याद है कि नहीं सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन? ये हमने एमईसी में मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में सीखा है, याद रहेगा। कम ऑन एवरीवन, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या इतनी चीजें आपको समझी? अब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूं, और उसके एक डेरिवेशन ही है, डेरिवेशन करेंगे एंड देन वी कैन गो फॉर द न्यूमेरिकल्स पार्ट, ठीक है। आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी भी रहेगा, ये चीजों को इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ठीक है। और चलो करते हैं शुरू। अब हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बोर्ड्स में बहुत बार आ चुकी है। हमारे पास लेट्स से कि एक सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड में पहले कुछ अंदर नहीं है, पहले अंदर क्या है, सिर्फ एयर है। तो इस सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो बिफोर या इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसके अंदर? जो ये सोलेनोइड की है, सोलेनोइड अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बेटा? सोलेनोइड अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, है कि नहीं? तो ये म्यू नॉट एन आई कब, जब अंदर एयर है, तो इसकी वैल्यू को मैं बी नॉट लिखूंगा। अब अगर मैं इस सोलेनोइड में, यही सोलेनोइड जो है उसको मैं वापस बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सोलेनोइड के अंदर मैं एक मटेरियल डाल देता हूं, ठीक है, एक मटेरियल हमने अंदर रख दिया, और सॉरी ये बराबर से बना देता हूं, एक मटेरियल हमने अंदर रख दिया। अब ये जो मटेरियल हमने रखा अंदर, बीच में एयर था, एयर की परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू नॉट, और अभी हमने एक मटेरियल रख दिया जिसकी परमिएबिलिटी है म्यू, ठीक है। एक हमने एक मटेरियल अंदर डाल दिया जिसकी परमिएबिलिटी है म्यू। तो अब एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो सोलेनोइड है वो तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही, सोलेनोइड तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है, यानी कि मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं। सोलेनोइड ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना थोड़ी छोड़ देगा, सॉरी मैं वापस यहां पे बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो बनाएगा ही ना ऐसे। ये सोलेनोइड की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है, सीधी लाइन बन जा भाई, सोलेनोइड की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मटेरियल भी मैग्नेट बनना चालू हो जाएगा, और ये मैग्नेट भी अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो यहां ऐड हो जाएगी। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी कि कम बनी? कम ऑन एवरीवन, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनी कि कम बनी? और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनी ना। तो इसीलिए हम यहां पे अभी ऐसा लिखेंगे, कम ऑन एवरीवन, हम डेरिवेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी डेरिवेशन है, ध्यान से सुनना। तो टोटल जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहां बनी, आफ्टर इंसर्टिंग मैग्नेटिक मटीरियल, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस इस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का एडिशन होगा ना। समझ में आ गया कि नहीं? सोलेनोइड ने हमें मैग्नेटिक फील्ड ये दी थी बी नॉट, जो यहां पे लिखी है मैंने बी नॉट, और ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड दी बी एम, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस बी एम है। कम ऑन एवरीवन, अब मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसके लिए ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसका फॉर्मूला है बच्चा म्यू नॉट टाइम्स एम जेड,
mz यानी ये मैग्नेटाइजेशन, वो टर्म, ये एक फॉर्मूला आपको थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल कितना स्ट्रांग है और मटेरियल कौन से मीडियम में, एयर में है, उसी की वैल्यू है। तो bm की वैल्यू रखेंगे और b नॉट की वैल्यू यहां से लेके आएंगे और रख देंगे, ठीक है। कम ऑन एवरीवन, नाउ लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज b नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट ni और bm विच इज म्यू नॉट mz। कोई डाउट है इसमें से? क्या कॉमन ले लेंगे हम? कम ऑन एवरीवन, तो यहां से आपको सिंपली यहां दिखेगा कि म्यू नॉट कॉमन लेने के लिए बनता है। और एक बात बताऊं आपको, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ni की वैल्यू को h लिख सकते हो, ni को क्या लिखो? h लिखो। तो पहले तो b की वैल्यू b लिख लेते हैं। कम ऑन एवरीवन, b की वैल्यू b लिखेंगे और म्यू नॉट कॉमन ले लिया और यहां ni प्लस mz लिखा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला जाना कि कम ऑन एवरीवन, H क्या होता है? H क्या होता है? कम ऑन, H इज Ni, H इज Ni, हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले। H की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो आप B की नई वैल्यू बना सकते हो। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ B? कम ऑन एवरीवन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni इज रिप्लेस बाय H। Ni है ना, Ni तो H होता है, तो यहां H लिख दिया और यहां mz लिख दिया। कम ऑन, तो आपके लिए ये एक फॉर्मूला तो रेडी हो गया कि अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। बस आपको पता होना चाहिए इस मैग्नेटिक, ये जो मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये इसको और आगे लेके जाना होता है, यहां छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। यहां हम इसको छोड़ नहीं सकते। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले H और mz के बीच की रिलेशनशिप पढ़ी। H और mz के बीच में रिलेशनशिप क्या है? mz इज इक्वल टू खाई h, mz इज इक्वल टू खाई h। तो हम यहां ये रिलेशनशिप को वापस एक बार याद रखने के लिए लिख ले कि mz क्या है बेटा? mz इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू h। तो mz की जगह mz सब्स्टिट्यूट कर दो। कम ऑन एवरीवन, नाउ हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट mz, और mz के सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस susceptibility into h again, h again common, yeah here we go, और h common ले लो। कम ऑन, यहां पे म्यू नॉट का म्यू नॉट, h कॉमन, और बचा क्या? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। क्या लिखा हमने? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। दिस इज योर न्यू मैग्नेटिक फील्ड। चाहिए तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कभी काम आ जाए न्यूमेरिकल्स में। अरे 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, यार आई नो व्हाट इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, इट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर। तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, कम ऑन, अब हम यहां पे लिखेंगे 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी को क्या लिखेंगे? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, कम ऑन एवरीवन, तो यहां 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज म्यू रिलेटिव, ये हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है कि नहीं? ये हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम ऑन एवरीवन, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये h की वैल्यू h, 1 प्लस म्यू आर, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर। तो यहां h तो एज इट इज, म्यू नॉट एज इट इज, इसकी जगह पे हम लिख देंगे म्यू आर। तो हमने यहां म्यू आर लिख दिया, समझे कि नहीं? 1 प्लस h, 1 प्लस खाई की जगह हमने लिखा म्यू आर। और अब हमारे पास क्या बनता है? फाइनली म्यू आर को क्या लिख सकते हैं? देखो आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो, इस म्यू नॉट को इधर जाने दो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। एक मिनट, हाँ इसमें देखो, इधर देखो, म्यू नॉट इधर जान दो, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और ये म्यू हो गया ना उस मीडियम की एक्चुअल परमिएबिलिटी, समझा? म्यू, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट क्या होता है? कम ऑन, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है म्यू, और इसको अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, इन दोनों के जगह पर। तो हमारे पास में फाइनली एक आंसर आएगा विच इज मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज म्यू, और ये h का h, और आप h की जगह वापस ni भी तो रख सकते हो, h की जगह ni, तो म्यू एन आई। अब आपको मैं इस फॉर्मूले का मीनिंग समझाना चाहूंगा। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट ये है, यही डेरिवेशन है, आपको एग्जैक्टली आएगी कि वो हम यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे व्हेन वी इंसर्ट सम मटेरियल इनसाइड सोलेनॉइड। अब आप देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड का फॉर्मूला में है म्यू नॉट एन आई, मटीरियल डाल दो, मटीरियल के लिए आ गई म्यू एन आई, एन आई तो सेम ही है। यहां अंदर कौन है? एयर है, तो एयर का परमिएबिलिटी,
और यहां अंदर कौन है, मटेरियल जिसका परमिएबिलिटी म्यू है, तो मटेरियल की परमिएबिलिटी खत्म। ये प्रूव किया हमने कि यहां जो रहेगा उसकी परमिएबिलिटी डाल दो। जैसे कैपेसिटर में एयर था तो के की वैल्यू 1 रखते थे, कोई मटेरियल डाला तो के की, माइका डाला तो के की वैल्यू 6 कर देते थे। तो इसी तरह से यहां एयर होगा तो म्यू नॉट की वैल्यू, और कोई और मटेरियल होगा तो उसकी म्यू की वैल्यू, खत्म, सिंपल, दिस इज द डेरिवेशन। ये सब आपको समझाने के लिए मैंने किया था बेटा, यहां पे वैल्यू कब कौन सी डाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने पहले ही बता दी है सारी वैल्यूज। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये परमिएबिलिटी क्या होता है, एवरीथिंग इज बीइंग नोन। नाउ वी आर डन विद ऑल द फॉर्मूलाज, वेरी नाइस बच्चों, कम ऑन एवरीवन। सो दिस इज all about this chapter. Here we are done with all the derivations. Sorry, not all the derivation, but this is the only derivation in this chapter, yaar. So we are done with all the derivations and we are done with all the formulas in very much detail. I hope कि ये आपको समझा। This is the derivation in your NCERT. Okay, आप ये करोगे कम से कम 3 मार्क की ये पूछी जाएगी, कम से कम 3 मार्क की। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसकी सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो बता दी है कि कौन क्या क्या काम करता है। अब हमारे पास में है सबसे पहला सवाल। अब मैं आप लोगों की इतनी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब आप खुद की मदद करने के लिए काबिल हो चुके हो और आप खुद आंसर देने के लिए रेडी हो। बस आपने जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट बनवाई वो सामने होनी चाहिए, समझा? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A short bar magnet, there is a short bar magnet जहां पे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, with its axis at 30 डिग्री। ओके, जिसका एक्सेस 30 डिग्री पे, बाद में डायग्राम बनाएंगे। बार मैग्नेट जिसका एक्सेस 30 डिग्री पे, विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज दिस मैनी टेस्ला, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस, टॉर्क की वैल्यू दे दी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ओके, एनी विच वेज, चलिए लेट्स फिगर आउट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन क्या है, कम ऑन एवरीवन, गिवन क्या है? गिवन में दिया शॉर्ट बार मैग्नेट विद द एंगल 30 डिग्री दिया है। ओके, कोई बात नहीं, दे दे। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे अभी तक वो एक्सटर्नल थी और 0.25 टेस्ला है। मैं जानबूझ के 0.25 को 1/4 टेस्ला लिखना प्रेफर करूंगा फॉर सिंपलर कैलकुलेशंस। और एक्सपीरियंसेस द टॉर्क ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, टॉर्क की भी वैल्यू दे दी है, कितनी है, 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। कम ऑन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो, डाइपोल मूवमेंट बोलो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोलो, इट इज सेम थिंग। मुझे यहां पे फाइंड क्या करना है, आई एम सपोज टू फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, स्मॉल एम। याद करिए स्मॉल एम। हमें फॉर्मूला को याद आ रहा है क्या? ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला है जो अभी मैंने ऐसा लिखवाया जिसमें टाउ भी हो, बी भी हो, थीटा भी हो, एम भी हो? कम ऑन एवरीवन, ऐसा कोई फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा है? इसके पहले मैंने आपको यहां फॉर्मूला करवाया है। अरे यार फॉर्मूले आजा आजा, तो यहां आ गया एम बी साइन थीटा, है ना, टॉर्क का फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिज्म। अरे ये सब तो उस चैप्टर का है रे, इसका फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना। कम ऑन, यहां से ये कैसे आया वो बताया मैंने, समझा कि नहीं? अब हम टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, तो सोल्यूशन क्या है? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और व्हाट डू वी वांट? वी वांट इज एम, तो एम को अलग कर दो यार, जो चाहिए उसको अलग करो। तो एम विल बी इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा। तो ये m के इक्वल है ना, तो इक्वल तो यहां भी लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है, राइट से इक्वल, लेफ्ट से इक्वल, इक्वल तो इक्वल होता है, हाँ कि ना? ओके, कम ऑन, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। टाउ की वैल्यू क्या है? टाउ की वैल्यू है 4.5 × 10⁻² अपॉन बी, बी की वैल्यू क्या है, 1/4, तो 4 ऊपर चला गया, या तो 0.25 लिखता हूं अभी के लिए। और साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 30 इज हाफ, हाफ यानी 0.5। ओके कूल, 0.25 को 4 लिखो, ऊपर जाने दो, 0.5 को 2 लिखो, ऊपर जाने दो, समझ में आ गया? 0.5 इज हाफ, हाफ इज 2 ऊपर, 0.25 इज 4, 1/4, 1/4 का 4 ऊपर, और ये 4.5 × 10⁻²। समझे कि नहीं? अरे यार 4.5 × 10⁻², सिंपल नंबर, 4 × 2 8, 8 × 45 कर दो, है ना? या तो 4.5 में से 45 लिखने के लिए 10⁻³ कर दो यहां पे, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप आराम से इसका कैलकुलेशन करके आंसर ला पाओगे। आई होप कि आप इतना तो सिंपल कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। दिस इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होता है? कम ऑन, याद रखना है आपको।
डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चा, इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लाते हैं कैपिटल M इंटू 2a से, या फिर आप ला सकते हो I इंटू ए से। तो स्मॉल m का यूनिट फॉर्मूला आई ए याद रख लीजिए, I का यूनिट करंट का, I का यूनिट एम्पियर और का एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एरिया मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट एरिया मीटर स्क्वायर, ये आप याद रखिए, ठीक है, अगली बार काम आएगा। चलो यहाँ पे देख लो, और ये भी एक यूनिट है, मतलब जूल पर टेस्ला, ये भी है, बट आंसर अल्टीमेटली उसी के इक्वल आएगा, सो नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। ये देखो हमने यही सब किया है, आंसर एग्जैक्टली 0.36 सिंपल नंबर दिए तो आ जाएगा। देख लीजिए सोल्यूशन, देख लीजिए, कम ऑन एवरीवन। Here we go for the next question, and अगला सवाल, question number 2 is over here. 5.2 is a short bar magnet of magnetic moment. Magnetic moment दिया है जूल पर टेस्ला, और बोला है is placed in a uniform magnetic field, इतना magnetic field है, वहां पे B की वैल्यू दी है। If the bar magnet is free to rotate in the plane of the field, वो free to rotate है, which orientation would correspond to स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद करिए, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सीखा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी भी बात कर लो, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है, वो डाइपोल मूवमेंट ऐसा डायरेक्शन में हो, अगर डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, तो डाइपोल मूवमेंट अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो डाइपोल मूवमेंट भी ऐसा हो गया। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर मैं बोलूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा मैग्नेट जो है इसमें बैठा हुआ है ऐसा, और जहां यहां साउथ है यहां नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ ऐसे डाइपोल मूवमेंट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ये भी इक्विलिब्रियम ही है, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दोनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल, ये तुरंत ऐसे पलट के सीधा होगा, समझा। अगर आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, तो फिर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये यहां पे ऐसा होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर नीचे होगा तो 90 या 270 डिग्री बनेगा, वो अनस्टेबल है, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो अनस्टेबल है, कंप्लीटली अनस्टेबल, दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम। याद रहेगा कि नहीं, ये आपको दो केसेस है। अच्छा, आपको ये समझा दिया मैंने कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच में एंगल 180, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी शॉर्ट बार, व्हाट इज द वैल्यू विद व्हिच वी आर सपोज्ड टू फाइंड, What is the potential energy of the magnet in each case? इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए बताया भी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई, कम ऑन एवरीवन, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, याद है कि नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे देखा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सॉरी पी, तो अरे यार मैं ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रख दिया, पी कॉस थीटा, नहीं, पी की जगह एम, ई की जगह बी, एम बी कॉस थीटा है कि नहीं, और वो नेगेटिव में, तो पी ई नहीं आएगा, एम बी आएगा। कम ऑन, देखो ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने साथ में पढ़ा है, तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो एम बी कॉस थीटा, और यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो है, या तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी कॉस थीटा। अब आपको यहां पे देखो बेटा, m की वैल्यू क्या दी हुई है, m की गिवन में क्या है बच्चा, कम ऑन एवरीवन, गिवन में m की वैल्यू दी हुई है 0.32 जूल पर टेस्ला, और इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू भी दी है 0.15 टेस्ला, और आपको यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी थीटा 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी थीटा 180। नाउ लेट्स सी इफ वी नो ऑल द वैल्यूज। माइनस पता है, m की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.32, तो माइनस का माइनस 0.32 यहां पे रख दिया। b मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, कम ऑन एवरीवन, b बार की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15, और cos थीटा की वैल्यू कितनी लेने बोली है, 0 डिग्री, तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, cos 0 इज 1। यहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, माइनस का माइनस, m की वैल्यू 0.32 इंटू बी की वैल्यू 0.15 इंटू cos 180 इज -1, तो ये -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ कि ना, बोलो एवरीवन। दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू डू देम।
चलो यहां पे देख लो, कैलकुलेशंस बहुत आसान है यार, 2 नंबर मल्टीप्लाई करना ये भी मैं कराऊंगा, तो आप लोग कितना कैलकुलेशन करोगे? मैं करने के लिए हर एक कैलकुलेशन कर सकता हूं बेटा, लेकिन एग्जाम में मुझे नहीं कैलकुलेशन करना होगा, आपको करना होगा। आप ये सब बता दो, यहां पे छोड़ दोगे, आंसर नहीं आया, मार्क्स खत्म, एक ही मार्क मिलेगा टोटल सोल्यूशन का। सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये नंबर्स के साथ कैसे खेलना है वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। सो स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सिंपल चीजें इसलिए आप पे छोड़ रहा हूं, आपके ऊपर हैवी चीजें थी तब मैं आपको करा भी रहा था, ठीक है? सो दिस इज योर ड्यूटी बेटा, आपको नंबर के साथ खेलना आना चाहिए, आपको कूदना पड़ेगा उन नंबर के साथ सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? तभी आपको आएगा। अब आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये केस ए, केस बी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? चलो, second question is done. Now here we go for the third question, and question number 3 says closely wound solenoid. solenoid और बार मैग्नेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, मैं आपको ये समझा चुका हूं। अब solenoid हो कि क्या हो फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो सब आता है बच्चों। तो यहां पे हमने लिखा क्लोजली वाउंड solenoid ऑफ 800 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना? 800। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? कम ऑन एवरीवन, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो दिस इज 2.5। कम ऑन एवरीवन, तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और इसके अलावा सॉरी, एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर है, अपन भी जोश जोश में कुछ भी कर देता है। कैरी इज द करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट कितना इसमें से जा रहा है बेटा? 3 एम्पियर, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। आपको दिख रहा है ये NIAQ दिया जा रहा है ना, NIAQ दिया जा रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ना 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 ना, NIA इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू फॉर दिस सोलेनॉइड, याद करिए। चलो, एनी विच वेज, एक्सप्लेन the sense in which the solenoid acts like a bar magnet। आपको पता है कि ये जो solenoid है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, and that magnetic field is similar to the magnetic field of bar magnet, हाँ कि ना? That magnetic field is similar to the magnetic field of bar magnet, याद करिए ये। ये मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसी ही है, और अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो यहां नॉर्थ बन चुका और वहां साउथ बन चुका, याद है कि नहीं? याद है? कम ऑन, यहां नॉर्थ बन गया और यहां साउथ बन गया, तो दिस इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, दिस इज व्हाई व्हाट वी कॉल इट एज सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये तो हमने थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट? कम ऑन, मैं बोल ही रहा था, ये डेटा देख के वो फॉर्मूला दिमाग में आता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। देख लो, फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने है ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला देखो। मैग्नेटिक मूवमेंट इज स्मॉल m इंटू 2l, और सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इज NIA। ना 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 ना, समझ में आया ना? कूल। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है स्मॉल कैपिटल NIA। कम ऑन एवरीवन, N की वैल्यू कितनी? 800। I की वैल्यू कितनी? I की वैल्यू कितनी? 3। A की वैल्यू कितनी? 2.5। 2.5 को लिखो 5/2, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। और 10⁻⁻⁴ का 10⁻⁻⁴। अब आपके लिए नंबर्स और आसान हो गए, 2 और 800 हो गया 400। अब आपको देखो, 400 को लिख दो 4 इंटू 10⁻²। अरे 400 इज 4 इंटू 2, 4 इंटू 100 ना, 4 इंटू 100, 4 इंटू 10⁻², खत्म। ये 10⁻⁻⁴ का -4, ये 4 इंटू 3 इंटू 5। अब ये भी मैं कर रहा हूं क्या? 4 इंटू 3 इंटू 5। कम ऑन यार, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली विदाउट माई सपोर्ट। सो बिना सपोर्ट के इतना बढ़िया काम कर लिया। याद आ रहा है कौन से मूवी में? चलो, आता माजी सटकली। ओके, 4 इंटू 3 इंटू 5, आप इसका आंसर लेके आओ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए अभी यूनिट जूल पर टेस्ला याद रखो, या फिर एम्पियर पर। इसमें जूल पर टेस्ला नहीं लिखना चाहिए, इसमें एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए, जानबूझ के टीचर को इंप्रेस करने के लिए। देखो मैंने यूनिट भी कौन सा वाला लिखा, जो सोलेनॉइड में करंट की वजह से करंट आता तो यूनिट में एम्पियर आता ना, इसीलिए समझ में आया, इससे यूनिट बनाया हमने। तो ये याद रखिए, ऐसा करोगे। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है बेटा, छोटी छोटी डिटेल्स आर ब्यूटिफुल। समझ में आ गया? डिटेल्स आर ब्यूटिफुल। बताओ ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? एनीवेज, चलो इतना, हम वो सब में टेंशन नहीं लेंगे, मुझे पता है कौन सी मूवी का है, कोई बात नहीं, आपको इतनी जरूरत नहीं है। समझ में आ? बारीकियां ध्यान से हमें देखनी, बारीकियां। हाय, चलो डिटेल्स, आंसर निकाल लेना भाई, देख लो भाई, मेरा भाई तू फिक्र ना कर। यहां पे है हमारा 5.4 क्वेश्चन नंबर 5.4, सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.4। अरे यार, ये तो
वहीं का बात कर रहा है। इज फ्री टू टर्न 5.3 ऑब्वियसली। इसके पहले वाले सवाल में जो सोलेनोइड है इज फ्री टू टर्न इन वर्टिकल डायरेक्शन इन द फाइंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0. वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हमने निकाल लिया, वो कितना आया था मैग्नेटिक डायपोल, अभी हमें बताना ही पड़ेगा। ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0.6 आया था, ठीक है, आंसर 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आया था। अभी हम यहां पे लिखेंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 0.25 टेस्ला। और बोला है इज अप्लाइड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सोलेनोइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, डायरेक्शन अप्लाइड, ओके छोड़ो, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। सोलेनोइड जो है उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, सोलेनोइड के एक्सिस का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बन रहा है। एम बी थीटा, एम बी साइन थीटा, टॉर्क पूछा है क्या, व्हाट इज द टॉर्क, यस बच्चों, सो ये सब गिवन है और आपको टॉर्क पूछा है। सो सिंपल सी बात है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थक चुका हूं मैं ये सब आपको एक ही फॉर्मूला बार बार बता के, एम बी साइन थीटा। अब यहां पे देखो m आएगा, b आएगा, थीटा आएगा, m की वैल्यू 0.6, b की वैल्यू 0.25 चाहिए तो 0.25 को लिखो कितना बेटा, 0.25 1/4 इंटू साइन थीटा, साइन 30 इज हाफ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 इज हाफ। अरे यार अभी तो आप आराम से कर लोगे ना यार, कम ऑन, ये भी मैं कर रहा हूं क्या, 0.2 और 0.6 कितना होगा, तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 4, समझ में आ गया। चाहिए तो 3/4 इंटू 10⁻⁻1 लिखो, 3/4 की वैल्यू कितनी होती है वो खुद निकाल सकते हो यार, कम ऑन, ये सब मुझे कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, न्यूटन मीटर में आंसर लिखना, टॉर्क की वैल्यू है इसलिए। समझ में आ गया, 5.4 क्वेश्चन यूं क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखो मैंने जितना डिटेल में फॉर्मूला शीट करा उतना आपको ये हेल्प होता है सारे फॉर्मूलेस करने में, समझ लो, देखो यहां पे, ठीक है। Now we go for the next question, which is question number 5.5, and 5.5 says the bar magnet. अब bar magnet की बारी आ चुकी है, bar magnet हो, solenoid हो, ये हो वो हो, we do not care for anything else. bar magnet of a bar magnet of a magnetic moment. Okay, given में क्या है, bar magnet of a magnetic moment दिया हुआ है 1.5 जूल पर टेस्ला। ओके, is aligned with the direction of uniform magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी कि एंगल इनिशियली 0 है। देखो यहां पे लिखा है बार मैग्नेट इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड बना दूं बच्चों, हम यहां प्यारे बच्चों यहां मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा मैग्नेट जो है वो पहले इस तरह से अलाइंड है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और ये साउथ से नॉर्थ, यानी कि इस तरह से डाइपोल मूवमेंट भी इधर, समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिखा थीटा 0 इनिशियली। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.22 टेस्ला। अब what is the amount of work required by external torque to turn the magnet so that it aligns in the magnetic moment normal to the field of the direction and opposite to the field of the direction? Don't worry, हमें बोला है कि पहले एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमारा बार मैग्नेट इस तरह से अलाइंड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल 0 पे। अब आप ऐसा क्या कर, कितना वर्क लगेगा या तो कितना वर्क रिक्वायर्ड है ताकि आप इसको घुमा के इस तरह से अलाइन कर पाओ कि वो नॉर्मल टू द फील्ड हो जाए, यानी कि हम इसको थीटा यहां पे थीटा कितना है बेटा 0 डिग्री, इसको हम कैसे घुमाएं कि यही मैग्नेटिक फील्ड रहे। मैं मैग्नेटिक फील्ड एक बार वापस बना देता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड यही रहे, समझ में आ गया। मैं एक और केस के लिए, सेकंड केस के लिए भी यहां पे बना के रख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ही है लेकिन हमारा मैग्नेट जो है वो नॉर्मल हो जाए। देखो यहां पे क्या लिखा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर की टॉर्क मतलब बाहर से जो इसको घुमाएगा उसको कितना काम करना पड़ेगा टू टर्न द मैग्नेट, मैग्नेट को टर्न करने के लिए, टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू डायरेक्शन एम बार का डायरेक्शन, उसको इस तरह से घुमाने के लिए, उसको इस तरह से अलाइन करने के लिए जो नॉर्मल हो फील्ड से, फील्ड है यहां ये बी बार और उससे नॉर्मल यानी कि ऐसा मैग्नेट बन जाएगा, यहां साउथ यहां नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ यहां हमारा हो गया एम बार, और आप देखो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गया ना बी बार का डायरेक्शन और एम बार का डायरेक्शन। आपको 0 डिग्री से लेके जाना है 90 डिग्री पे,
आपको फॉर्मूला बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। और ये पहला केस है, समझो पहला केस है तो आंसर बताओ। अब यहां पहले 0 है फिर 90 है, तो मैं आपको ऑलरेडी इसके लिए बता चुका हूं कि एक एंगल से दूसरे एंगल घुमाने के लिए जो वर्क डन लगता है वो कितना होता है। एक एंगल से दूसरे एंगल घुमाने के लिए जो वर्क होता है वो होता है mb cos थीटा, और mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। समझ में आ गया? ये आपका है टॉर्क के लिए, अरे सॉरी वर्क के लिए। सिमिलर बेसिस पे जाता है हमारा टॉर्क के लिए भी, तो हम यहां टॉर्क के लिए भी एक्जैक्टली वही करेंगे। क्या पूछा है हमें? वर्क ही पूछा है कि टॉर्क पूछा है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड बाय द टॉर्क, हमें वर्क पूछा है बेटा। तो हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने के लिए कितना वर्क लगेगा, तो हमने वो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन का फॉर्मूला देखा हमने कि माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, हमने ये फॉर्मूला अभी देखा ना, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और ये फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे बताया था। देखो मैग्नेट को घुमाने के लिए इतना वर्क लगता है, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। कोई भी मैग्नेट पहले थीटा 1 एंगल पे हो, फिर उसको थीटा 2 एंगल पे लेके जाओ, उसे घुमाने के लिए कितना वर्क लगेगा वो यहां पे हमने निकाला। अब कहां गया भाई? हाँ, पहले वो थीटा 0 पे है, ऐसा है मैग्नेट, उसको घुमा के ऐसे लाना है, तो ये थीटा 2 और थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एम, एम स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 1.5, बी की वैल्यू कितनी है 0.22, और cos थीटा 2 थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 90, cos 90, cos 90 कितना होता है बेटा 1 होता है, cos 90 माइनस cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी cos 0, ठीक है। अब वर्क डन जो होता है बेटा माइनस 1.5 इंटू 0.22 इंटू कॉस 90 कितना होता है 1, कॉस 0 सॉरी कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 0 माइनस 1 गिव्स यू माइनस 1, है ना। और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क डन का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप अभी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के सामने काम कर रहे हो, आपको घुमाना उसको ऐसा है। अब दूसरा क्या पूछा है, नॉर्मल टू द फील्ड वाला हो गया, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। दूसरे केस में आप अभी ये 1 वाला जो लिखा है ना वो भूल जाओ, इतना भूल जाओ। तो आपको क्या रीड करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो दैट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यानी कि मैग्नेट पहले ऐसा है, अब आप कुछ तरीके से इस मैग्नेट को घुमा के ऐसा लेके आ जाओ, केस 1 में ये है और केस 2 में ये है, यानी कि आप मैग्नेट को घुमा के ऐसा लेके आ जाओ कि यहां साउथ आ जाए और यहां नॉर्थ आ जाए, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे आ जाए एम बार की वैल्यू, और आप देखोगे एम बार इधर बी बार इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। तो यहां आपको थीटा 2 की वैल्यू 180 सब्स्टिट्यूट करनी है। पहला केस यही है, दूसरा केस ऐसा, पहला केस ये, दूसरा केस ये, फिर पहला केस से दूसरा केस ये, यानी कि पहले मैग्नेट ऐसा है घुमा के 90 लेके आओ तो कितना वर्क डन, अब फिर मैग्नेट नॉर्मल वापस ऐसा ही है घुमा के 180 लेके आओ तो कितना हो गया वर्क डन। तो ये केस में भी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का माइनस, और ये m की वैल्यू 1.5 और b की वैल्यू 0.22 एज इट इज, और यहाँ पे थीटा 2 कितना होगा 180 डिग्री, और थीटा 1 कितना होगा 0, तो cos 180 डिग्री माइनस cos 0, ठीक है। cos 180 कितना होता है cos 0 0, सॉरी cos 0 1, cos 180 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1.5 इंटू 2 0.22, cos 180 इज माइनस 1, और ये माइनस का माइनस cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज हाउ मच बचा, माइनस 1 इज माइनस 2, cos 180 इज माइनस 1, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज माइनस 1 इज माइनस 2, और ये माइनस 2 और ये माइनस होके प्लस 2 हो जाएगा इंटू 1.5 इंटू 0.22। आई होप आप इतना तो निकाल पाओगे और आंसर लेके आ पाओगे, समझ में आ गया। तो ये आपके दोनों केसेस में वर्क डन है, ऐसे कर से इधर से ऐसा लेके गए, इधर से ऐसा पलट दिया, तो ये दूसरे केस में इतना वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम 0 टू 90 जाने के लिए, और ये वर्क डन फ्रॉम 0 टू 180 जाने के लिए। What is the torque on the magnet in case 1 and case 2? Torque on the magnet, torque कितना होगा
इसमें तो कोई टॉर्क नहीं होता ना, थीटा 0 होता है तो, थीटा 90 होता है तो टॉर्क होता है, थीटा 180 होता है तो टॉर्क होता है। तो यहां सीधा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अरे ये कॉस थीटा होगा तो वर्क होता है, और एम बी साइन थीटा होता है तो टॉर्क होता है। आपको यहां टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डाल देनी है, और यहां टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डाल दो। थीटा की वैल्यू क्या डालो, 180 डिग्री, समझ गए। तो यहां थीटा की वैल्यू 180 डालो, थीटा की वैल्यू 90 डालो, जीरो डालने की जरूरत नहीं है, टॉर्क ही निकालना है, टॉर्क सिर्फ एक ही एंगल से निकालते हैं। समझ में आ गया, ये और ये एम बी तो सब्स्टिट्यूट करके थीटा की वैल्यू डाल दीजिएगा। आई होप कि आपको समझा, देख लीजिए, इजी है। कम ऑन एवरीवन, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देख लो ये सब किया हुआ है, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 5.6, हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 5.6, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड। अरे फर्क क्या पड़ता है, सोलेनॉइड ले लो भाई। और यहां बोला है एंड इज नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 2000 है, सॉरी 1000 नहीं है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस मच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कितना बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड देन व्हाट वी आर गिवन इज कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस सोलेनॉइड में से, यानी कि इसमें से करंट ऐसा जा रहा है आई 4 एम्पियर का, और इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड थ्रू अ सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ऐसे हमने लटकाया है सोलेनॉइड को कि ये आगे ऐसे टर्न हो सकता है। सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। सबसे पहला एन आई ए यहीं से दिखना चाहिए, एन आई ए यहीं से दिखना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पूछा ही होगा, एन आई ए। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स 2000, आई कितना है 1, आई कितना है 4, ए कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻²। ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया बेटा, तो यहां आपको आएगा आंसर क्या, ये 2000 का 2 लिखो, 1000 का 10⁻³ इधर कर देना, 4 का 4 लिखो, और ये 1.6 का 16 लिख लो, और 1.6 को 16 लिखने के बाद आप यहाँ पे 10⁻⁻1 डाल देना। 1.6 इज 1.6 इज 16 इंटू 10⁻⁻1, और ये 10⁻⁻2। अब ये आपको आना चाहिए कि 1.6 को मैं 16 इंटू 10⁻⁻1 लिखूं। ये ट्रिक तो अभी मैं 5वां ये चैप्टर बेटा, आपको अभी तक तो इतना पता होना चाहिए कि मैं कब क्या स्टेप कर सकता हूं, आपके दिमाग में मेरे स्टेप्स आने चाहिए दिमाग में। तो ये 4 इंटू 2 और 16, तो 16 इंटू 4 कर दो, फिर उससे मल्टीप्लाई 2 कर दो, नंबर्स आर वेरी इजी, ओके। तो 16 इंटू 4 करो, और फिर उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या बहुत सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहां पे 4 इंटू 2 8, 8 और 16, इस तरह से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स और बहुत आसान है। तो यहां कर लेते हैं, चलिए हम ही कर लेते हैं। तो 4 इंटू 2, सॉरी 24 का 4, और यहां 2 6, 64 इंटू 2 128, ठीक है। 64 इंटू 2 128 इंटू 10⁻³ -1 -2, 3 -1 -2 -3 + 3 0। तो m की वैल्यू 128। क्या यही इतना सिंपल आंसर है? एक बार वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं। कोई नंबर्स में हमने गलती कर ली है। n तो ये रहा, ये 1.28 आ रहा है, कहां पावर्स में मिस्टेक की है फिर? इतना सिंपल आंसर कैसे बनता है, वही मैं डाउट में आ गया। 1.28 नंबर सही है, डेसिमल में प्रॉब्लम है कहीं। तो 10⁻³ ये एरिया का 10⁻, एरिया, हाँ 10⁻⁻⁴, यहाँ -4 है, यहाँ -4 है, यस देखा ना कहीं मिस्टेक थी। 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। अब ये 3 -1 -4, -4 -1 5, और 3 के साथ करोगे तो -2। तो 10⁻² करने से अच्छा एक डेसिमल इधर, 1.28 हो गया ना ये। तो आप यूनिट लिख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर, या जूल पर कूलम, सॉरी क्या है यार यूनिट बताओ, जूल पर टेस्ला है। ठीक है, जूल पर टेस्ला, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया ये। अच्छा दूसरा, ये पहला चीज हमने फाइंड कर लिया ए,
ठीक है, ए हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या पूछा है, बोलो, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन यार, व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क। फोर्स नहीं निकालना होता, टॉर्क ही निकालना होता है। मैंने आपको कहीं फोर्स का फॉर्मूला बताया क्या? नहीं, निकालना भी नहीं होता, टॉर्क निकालना होता है। टॉर्क निकालते हैं, बी पार्ट में क्या है, टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी है कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दी है। इसका मतलब क्या बेटा, कि हम ऑलरेडी एक सोलेनॉइड लटका चुके हैं, सोलेनॉइड में से करंट पास होगा, सोलेनॉइड खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। अब सोलेनॉइड खुद भी एक मैग्नेट है और वहां पे हम 30 डिग्री पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहे, तो हम वहां पे 30 डिग्री पे ऐसे हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे हम मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहे हैं। ऐसे आप समझ लो कि ये है आपका सोलेनॉइड और यहां पे ऐसे बाहर निकल रही है, हॉरिजॉन्टली बोला जाएगा ना, ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा है सोलेनॉइड। तो ये 30 डिग्री पे ऐसा है। समझ में आ गया कि नहीं, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर से हमने रखी हुई है और ये सोलेनॉइड की फील्ड अलग से बनी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ, हमें क्या लिखा है, टॉर्क निकालना है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, है ना। तो मुझे कम ऑन m की वैल्यू पता है, हाँ, b की वैल्यू हमें पता है, जी हाँ, ये रही 7.5। तो b की वैल्यू हमने जस्ट देखी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो खुद की नहीं हो सकती, सोलेनॉइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखते, बाहर के लिखते, एक्सटर्नल फील्ड होती है। b की वैल्यू 7.5 इंटू 10 कितना, -2 टेस्ला। और इसके बाद में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहां दी हुई है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो सब्स्टिट्यूट करो, साइन दैट इज हाफ, प्लीज यार आप कर सकते हो। 1.28 इंटू 7.5, इजी पीजी नंबर, इजी पीजी नंबर्स दिए गए, समझ में आ गया। देख लो यहाँ पे आराम से लाओगे आप आंसर। कूल। अब अगला सवाल, एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 5.7, शॉर्ट बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है, गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रही है, उसका डायरेक्शन बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। सेंटर ऑफ द मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर पे ऑन दी एक्सिस एंड ऑन दी इक्वेटर। यानी कि अभी हमारा फेवरेट सवाल आ चुका, ये है हमारा मैग्नेट, जहां पे यहां है साउथ, यहां है नॉर्थ, और हमें बोला है कि ये साउथ से नॉर्थ, ऑब्वियसली ऐसे हमारा होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, एम बार साउथ से नॉर्थ होता है कि नहीं, तो एम बार का डायरेक्शन इस तरह से मैंने बता दिया। दूसरी चीज आपको क्या बोलिए, मैग्नेट के सेंटर से आप 10 सेंटीमीटर पे ऑन दी एक्सिस एंड 10 सेंटीमीटर ऑन द इक्वेटर मैग्नेटिक। अब ये एक मिनट, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, शॉर्ट बार मैग्नेट हमने बना दिया, हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस मच। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट एम बार का वैल्यू कितना है, या तो एम की वैल्यू, सीधा वैल्यू बताओ यार, 0.48 इंटू कुछ नहीं है, जूल पर टेस्ला ही है सीधा, ठीक है। अब गिव द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेंगे, डायरेक्शन में निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय द मैग्नेट 10 सेंटीमीटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, यहां से 10 सेंटीमीटर, क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस। आप नॉर्थ के साइड यूजुअली जाना प्रेफर करो, पॉजिटिव के साइड वहां जाते थे, इसीलिए यहां नॉर्थ के साइड जाना प्रेफर करो। तो सेंटर से ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आर लेंगे हम। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक्सिस पे, तो ये एक्सिस हो गया बेटा, दिस इज द एक्सिस, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए विच इज 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को 10 इंटू 10⁻⁻² लिखो और मीटर्स लिख दो, ठीक है। इसी तरह से आपको ये तो एक निकालना ही है, फर्स्ट चीज है। इसी तरह से दूसरी चीज, सेंटर से इक्वेटर पे भी, ये इक्वेटर है, और यहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट इक्वेटर निकालना है। समझ में आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस भी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर भी निकालना है, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया, दोनों कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पे। तो आर की वैल्यू यहां भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब यही तो मैं आपको देना चाह रहा था, यही सवाल हमारे लिए जरूरी है, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। अब ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला लिस्ट में से बताओ, μ0/4π2m/r³। कम ऑन, ये ऑन दी एक्सिस हो गया, बी ऑन द इक्वेटर तो हो, एक्सिस तो हो गया, बी ऑन द इक्वेटर, बी ऑन द इक्वेटर क्या हो गया, μ0/4π, कम ऑन एवरीवन, 2m नहीं आएगा, सिर्फ m अपॉन क्या आएगा, m/r। अरे यार ये क्यूब नहीं होगा, हाँ क्यूब होगा ना, हाँ क्यूब होगा, और यहां पे भी क्यूब होगा। समझ गए, एक बार वेरीफाई कर लो, देख लो,
मेरे को याद आ चुका है, पर आपकी तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ आर क्यूब है, यहाँ भी आर क्यूब है, 2m/r3 2m/r3। समझ में आ गया इक्वेटर और पोल पे कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ? समझा कि नहीं समझा? कम ऑन एवरीवन। तो हमारे लिए ऐसे ही आसान आसान चीजें ही पूछी गई है। कहाँ गए हम, खो गए हम कहाँ? ओके, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थोड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दे देता हूं, बाकी तो आपको ही करना चाहिए कैलकुलेशन। ओके, मैं जब करता हूं ना, मुझे ऐसा फील होता है यार मैं आपके पास से आपके हक का काम छीन रहा हूं। मैं करके आपको थोड़ा बहुत बताता हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है। ये भी बताना पड़ेगा क्या? m की वैल्यू, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0.48 होती है। अब आपको नीचे r क्यूब, r कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 नंबर कितने आसान दिए, देखो 10 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। अब नंबर्स बहुत इजी है, आप यहाँ 10⁻⁻7 करो, यहाँ 2 इंटू 0.48 करो, 2 इंटू 0.48, 0.48 का डबल होता है 0.96, तो यहाँ 0.96 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3, 10⁻³ और 10⁻⁻² और इंटू 3, तो इंटू 10⁻⁻6 हो गया, है ना? 2 इंटू 3 6 -6। अब आप सिर्फ यहां पे लिखोगे 0.96 और ये 10⁻⁻7, ये +3 ऊपर जाएगा, -3 -6 ऊपर आएगा +6, तो -7 -3 -10, -10 +6 -4, तो 0.96 इंटू 10⁻⁻4। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। तो बी ऑन दी एक्सेस आ चुका मेरे पास में, और ये बी ऑन दी एक्सेस का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। अब आपको मैं यहां पे बताऊं, ये जो फॉर्मूला उसमें 2 है, यहां 2 नहीं है, इसका आधा होता है ये, तो मुझे ये 0.96 है ना, तो ये 0.48 होगा। अरे समझो ये 2 नहीं होता तो 0.48 ही तो आगे आता ना, 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आ गया बी ऑन द इक्वेटर, याद रखिए। अब डायरेक्शन की बात करो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है पता है? नॉर्थ से निकलती है, कौन से कलर से बताया? हाँ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ से अंदर जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ से अंदर जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ से अंदर जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ से अंदर जाती है, नॉर्थ से ऐसे बाहर निकलती है और साउथ से ऐसे अंदर जाती है, ठीक है? ऐसे अंदर जाती है, तो आप डायरेक्शन भी अभी दे पाओगे। ये डायग्राम बनाना जरूरी है बेटा, डायग्राम से देखो आपने डायरेक्शन भी बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस बार मैग्नेट कुड बी टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डिपेंड करता है, बट आप ऐसे लाइन बता सकते हो। आपको बोला नहीं ना पोल के इस बाजू और पोल के इस बाजू कहाँ है, वो नहीं बोला, इसीलिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब साउथ की तरफ जाती हुई भी हो सकती है, नॉर्थ से बाहर निकलती हुई भी हो सकती है, आपकी पर है। वो हमें स्पेसिफिक क्लियर नहीं बोला, इसलिए आंसर भी हमने क्लियर नहीं लिखा। तुम सही नहीं बताओगे, मैं सही क्यों आंसर लिखूंगा, है ना? और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ये पॉइंट पे देखो डायपोल मोमेंट ऐसा है, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है कि ऊपर होगी तो भी ऐसी, नीचे होगी तो भी ऐसी, इसीलिए एक्चुअली में यहां नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड होती है। आपको यहां पे मैं एक चीज भूल चुका, ये फॉर्मूला में नेगेटिव साइन लेने को, ये इक्वेटर के आंसर में माइनस साइन होती ही है, ठीक है? मैंने उसमें भी नहीं लिए, आपको वहां पे भी लिख लेनी है बेटा। यहाँ पे माइनस साइन मैं आपके लिए भूल चुका था, प्लीज कीप दिस माइनस साइन, ओके? इसमें छोटी सी मिस्टेक है मेरी, ये माइनस साइन होगी यहाँ पे भी होगी, ठीक है? इक्वेटर में नेगेटिव फील्ड नेगेटिव ही होता है, याद करिएगा, आपको आएगा तो। ओके, समझा कि नहीं समझा? हो गया ये? Here we go for the next question. A short bar magnet placed in horizontal plane aligned with, देखो बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही सवाल है, बट मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का है नहीं अभी, क्योंकि इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डीप ये सब दिया है, देयर इज ओमिटेड पार्ट, तो ये गलती से एनसीईआरटी से रह गया है सवाल, ठीक है? इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप भी मत करिएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो सारी टर्म्स के हिसाब से वो सवाल कभी भी आने का चांसेस नहीं बनेगा, अगर आता है तो दैट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एज वेल, ओके? ओके चलो 5.9, ये अच्छा सवाल है। ये भी उसी के बेस सवाल है, 5.13 के बेस सवाल है, यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन के बेस्ड सवाल है। बार मैग्नेट इज टर्न बाय 180 डिग्री, व्हाट विल बी द न्यू नल पॉइंट? नल पॉइंट और ये सब आपको देखो है ही नहीं, डिप टेबल और ये सब आपको थोड़ी है अभी, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को करके मतलब नहीं है। लास्ट दो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में से मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5.9 इज सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल। ये मैंने आपका इनटेक्स्ट 5.9, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, तो ये नंबर अलग है, इनटेक्स्ट है ये। मुझे आपको वो फॉर्मूलेज जो मैंने कराए दास वाली डेरिवेशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करना था, इसलिए मैंने ये लिया।
A solenoid has a core material relative permeability, this relative permeability mu r की वैल्यू गिवन में क्या क्या है, कम ऑन। सॉलिड, पहली बात तो सोलेनॉइड की बात कर रहा है वो, जिसमें सोलेनॉइड की बात हो रही है, एक मिनट, और परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, कम ऑन एवरीवन, 400 दी हुई है। एंड बोला है द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनोइड आर इंसुलेटेड, वो तो ठीक है, इंसुलेटेड ही होता है, यानी कि कुछ आपको इसका मीनिंग नहीं है। एंड द कोर, कोर फ्रॉम द कोर, यानी कि कोर जो होता है, अंदर जो मटेरियल डाला हमने, अंदर हमको यहाँ मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं, ये कोर और ये वाइंडिंग्स जो है ना बेटा, ये दोनों एक दूसरे को टच ना करे, दोनों मेटालिक चीजों की हो सकती है, तो दोनों एक दूसरे को टच ना करे, इसलिए बीच में इंसुलेटर डाल देता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इंसुलेटर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम है इंसुलेटर के साथ में, स्टोर हो जाती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, ऑफ द सोलेनोइड आर इंसुलेटेड विद कोर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना कैरी कर रहा है ये, 2 एम्पियर, फ्रॉम नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, तो नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन लिखा है, ये कैपिटल एन होता तो खाली नंबर ऑफ टर्न्स देते, पर मीटर लिखा ना, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, 1000 पर मीटर, याद रखिएगा, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, याद रखिएगा। H की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले H पूछा है, H इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, तो सबसे पहले आप H की वैल्यू में नंबर ऑफ टर्न्स डालिए, करंट की वैल्यू डालिए, खत्म बात है कि नहीं, सिंपल नंबर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, N की वैल्यू 100,000 है और I की वैल्यू 2 है, तो H की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2000 आ गई, ठीक है, ये आ गया एम्पियर पर मीटर, उसका यूनिट भी है। नेक्स्ट इज H हो गया, M मैग्नेटिक, ये M क्या है, मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल M है इसीलिए मैग्नेटाइज, स्मॉल m तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था, ये कैपिटल M है, कैपिटल M क्या होता है बेटा, मैग्नेटाइजेशन, टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M लिखा है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला ये सोलेनॉइड का है, यहां मैग्नेटाइजेशन इज एमनेट अपॉन वॉल्यूम, ये नहीं चलेगा, आप याद करिए, मैंने कोई M के लिए फॉर्मूला आपको बताया है क्या, सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल डाल दिया तब, हाँ बताया है आपको, उसके लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो इस डेरिवेशन में से, इस डेरिवेशन को याद रखिए, और इस डेरिवेशन में से जो भी आपको फॉर्मूला यूज करना है कर सकते हो, ये डेरिवेशन में से मैं चाहूं तो ये भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने H भी कैलकुलेट किया है, और म्यू नॉट तो मुझे आता ही है, अगर मैं B कैलकुलेट कर लूं तो mz की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये फॉर्मूला भी आप वहां यूज कर सकते हो, या ये भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस mz, ये फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा वहां पे, ठीक है। अब चलो यहां हम mz निकालने के लिए, क्या हो गया, हाँ सब हिल गया, ओके, हाँ, तो अब हम यहाँ पे mz निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, mz निकालने के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस mz, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे मैग्नेटाइजेशन का, mz इज मैग्नेटाइजेशन, हाँ कि ना, तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता है, म्यू नॉट की वैल्यू तो मुझे पता है विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और H की वैल्यू हमने जस्ट निकाली, कितनी निकाली, H की वैल्यू 2000, तो यहाँ 2000 रख देंगे, बट मुझे mz कैलकुलेट करना हो तो मुझे b पता होना चाहिए, इसीलिए b तो पूछा भी है, पता कर लो ना b कितना होता है, कम ऑन, b का कोई फॉर्मूला बताओ जिससे पता चल जाए। सेकंड, b का फॉर्मूला क्या होता है, b के लिए हम फॉर्मूला पता करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है b आफ्टर इंसर्टिंग मटेरियल, मटेरियल कोर तो अंदर हमने डाल दिया ना, कोर, तो कोर डालने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला, आप उस लिस्ट में जाके देखो, कई सारे फॉर्मूला है, बट आपके लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा वो होगा म्यू इंटू एच, लास्ट वाला आंसर, आप किसको लिख सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू, म्यू जो है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी लिखा जा सकता है, और ये H का H भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्यों लाया मैं जानबूझ के, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है, तो यहाँ B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये म्यू आर की वैल्यू, म्यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी दी है, 400 दी है, और यहाँ H की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली 2000, समझ में आ गया कि नहीं, तो हमारा B का आंसर यहां से आ जाएगा, बहुत सिंपल नंबर्स है यार, आप चाहो इसको सिंपल तरीके से पावर्स अलग नंबर्स अलग करके कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, ये आपने B निकाल लिया ना यहां से, ये B जो है वो टेस्ला में आएगी, और ये B की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, आप mz निकाल सकते हो, बट आपको चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले का आपको सिंपल वर्जन बना के देता हूं, b अपॉन म्यू नॉट
ये म्यू नॉट डिनोमिनेटर में ले लिया इज इक्वल टू एच प्लस एम जेड होता है, और एम जेड का एक्चुअल फॉर्मूला यहां से बन जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच। अब आप इस फॉर्मूला में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बी की वैल्यू निकाली, एच म्यू नॉट की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो mz मिल जाएगा। समझा? ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट बनेगा। mz कैसे मिलेगा समझा कि नहीं? इस तरह से, कंफ्यूज मत हो जाएगा उल्टा दिया है तो। मैग्नेटाइजिंग करंट पूछा है, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये ट्रिकी इसलिए है, मैग्नेटाइजिंग करंट इसका कंसेप्ट होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट एक ऐसा करंट है कि समझो आपने ये कोर डाला ही नहीं था तो कितना करंट देते ताकि इतना सेम मैग्नेटिक फील्ड बनता। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है कि ये बिना कोर डाले कितना करंट देना पड़ता ताकि ये इतना 2 एम्पियर तो दिया है और कितना देना पड़ता ताकि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड बनती। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनानी है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखता हूं मैं इसको मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट ये उतना करंट है कि और कितना इसमें करंट दोगे, आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट, और कितना करंट दोगे ताकि कोर की जगह पे कोर हटा दोगे तो भी सेम ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो इसीलिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन टोटल करंट, ये करंट जा तो रहा है और कितना दोगे तो I प्लस आई एम। समझ में आ गया? सब कुछ सेम, ये ही मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है जो मटेरियल डालने के बाद बनी है, म्यू नॉट का म्यू नॉट, क्योंकि अभी अंदर बीच में मटेरियल नहीं है, एयर रहने वाली है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये वाला, और ये करंट तो 2 एम्पीयर तो आप दोगे ही, और कितना करंट दोगे तो उस आई में ये आई एम ऐड हो गया। अब आप इसमें बी की वैल्यू यहां से उठा के लाओगे, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू आप यहां से लाओगे, आई की वैल्यू आपको यहां से दी गई है और आपको आई एम की वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करके। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूले को रीअरेंज कर दो, बी अपॉन म्यू नॉट एन कर दो, फिर आई को वहां माइनस कर दो तो आई एम की वैल्यू मिलेगी। जैसा हमने यहां थोड़ा कैलकुलेशन किया ना इसमें करके, वैसा ही यहां आई एम की वैल्यू मिलेगी। आई एम और कितना करंट दोगे ताकि ये कोर हटाने के बाद में भी सेम मैग्नेटिक फील्ड बनी रहे, कोर हटा देना है और मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी रखनी इस सॉलिनॉइड में, तो इसलिए म्यू नॉट एन आई यही फॉर्मूला है, बट आई की वैल्यू में ये करंट में और एक करंट ऐड हो जाएगा, टोटल करंट, एक एक्स्ट्रा करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। ये वो मैग्नेटाइजिंग करंट का कंसेप्ट है, आपके लिए यहां सोल्यूशन है बेटा, आप देख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी यहां समझाइए। कैलकुलेशंस आसान है, आई नो यू विल बी एबल टू डू इट, सो प्लीज डू इट। आई होप कि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगा, अमेजिंग लगा। मैंने सारे फॉर्मूलेस कराए, सारे फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करते हैं वो भी कराया। प्लीज इसे प्रैक्टिस करेगा बेटा। अगर आप बोर्ड बूस्टर 2.0 में भी मेरे साथ में सीख रहे हैं तो वहां पे मैं आपको इसके ऊपर वन शॉट भी दूंगा, वहां पे इसके ऊपर PYQs भी कराऊंगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट थिंग फॉर यू। आपको इसके अलावा कहीं से पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्लास देखा है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी मेरे साथ में है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, है कि नहीं। तब तक के लिए हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मचाते रहेंगे, एंड टिल देन कीप लर्निंग, एंड टिल देन आई जस्ट लव यू ऑल। आप सभी इतना प्यार बरसा रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।